बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हमारे मेज़बान ने हमें सड़क तक पहुंचाना चाहा, लेकिन अव्वल खान ने सख्ती से इसे मना कर दिया। इसकी दानिश्त में हम तीनों का गैर ज़रूरी तौर पर इकट्ठा बाहर निकलना एहतियात और सलामती के बुनियादी असूलों के मुनाफी होता। वो सुबह कदरे खनक और खुशगवार थी। हम 6:45 बजे चीखती चिंगाड़ती बस के जरिए से काट पहुँच गए। जोमपड़ा होटल के बाहर घने दरख्तों के नीचे मुतअद्दिद चारपाइयां पड़ी हुई थी। इन्हीं पर पानी से भरे हुए डालडा के डिब्बे रखे हुए थे। एक आधा गिलास भी किसी चारपाई पर लुढ़क रहा था। इस वक्त वहां सड़क के किनारे माल से लदे हुए 3 ट्रक खड़े हुए थे और ट्रकों का अमला वहीं चाय नोशी के दरमियान खुश गप्पियों में मसरूफ था। वो हमारे लिए एक अजनबी और नामारूफ जगह थी। मेरे दिल में ये खौफ था कि अगर हमसे किसी ने हमारी वहाँ आमद का मुद्दा पूछ लिया तो हम क्या जवाब दे सकेंगे। मेरी नजरें बहुत तेजी के साथ कुर्बो जवार का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी किसी ऐसे आदमी का वजूद नजर नहीं आ रहा था जिस पर कलंदर होने का शुबह किया जा सकता। अव्वल खान बेफिक्री के साथ एक चारपाई पर बैठ गया। मैंने इसकी तकलीद की। हमारे बैठते ही झोंपड़े में से एक शख्स बरामद होकर हमारी तरफ आया। इसकी आंखों में तजस्सुस की तेज चमक दूर ही से देखी जा सकती थी। मेरे दिल की धड़कनें बेइख्तियार तेज हो गई। इसके तेवर बता रहे थे कि वो हमसे कुछ पूछगिछ करने आ रहा था। 2 चाय, लंबा पानी। अव्वल खान ने इसे करीब आने का मौका दिए बगैर अपनी दबंग आवाज में कहा और वो रास्ते ही में से वापस लौटने पर मजबूर हो गया। कलंदर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अब क्या करोगे? मैंने सरगोशियाना लहजे में इससे पूछा। इंतजार के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? अव्वल खान की आवाज से बेचारगी मुतरशा थी, लेकिन कब तक? मेरे लिए वो सूरत हाल बेयकीनी का बायस बनी हुई थी। तुम्हें यही डर है ना कि किसी ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम इस छोटी सी जगह पर अपनी मौजूदगी का क्या जवाब दे सकेंगे? इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पुरएतमाद लहजे में सवाल किया। मैं आहिस्तगी से असबात में अपना सर हिलाकर रह गया। होटल वाले हमें गौर से देख रहे हैं। तुम बेफिक्री से बैठे रहो, कोई बात हुई तो मैं खुद संभाल लूंगा। वही शख्स चाय लाया तो प्यालियां चारपाई की चौड़ी पट्टी पर रखते हुए इसे बात करने का मौका मिल गया। तुम अभी बस से उतरे थे, कहाँ से आए हो? सवाल करते हुए इसने बारी बारी हम दोनों का जायजा लिया था। टिंडे से। अव्वल खान ने मुख्तसर सा 2 लफ्जी जवाब दिया और इसकी तरफ देखे बगैर चाय की प्याली मुंह से लगा ली। कौन सा टिंडा? इसके लिए अव्वल खान का मुख्तसर जवाब तशना साबित हुआ था। अव्वल खान ने चाय की प्याली पट्टी पर रखी और इसे घूरता हुआ बोला, क्या तुम हमारी पुलिस इंक्वायरी कर रहे हो? हम कहीं से भी आए हों और कहीं भी जा रहे हों, तुम्हें इससे क्या मतलब? साईं, गुस्सा मत खाओ। वो मारूब होने की बजाय तुर्श लहजे में बोला। तो मतवक्को बदमजगी का एहसास होते ही मेरे बदन में यकलख्त करोड़ों चियोंटियां रेंगने लगी। हम नौकर आदमी है, इधर से जाएगा तो हैदराबाद में 10 रुपया ज्यादा कमाएगा। हमने तुमसे जो पूछा है वो बताओ, हो सकता है कि इसी में तुम्हारी भलाई हो। अव्वल खान ने लहजा भर के लिए कुछ सोचा, फिर इसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई, टंडू आला यार से। और क्यों आए हो? इसने बेखौफी के साथ अगला सवाल किया जो खासा टेढ़ा था। कलंदर कब आएगा? अव्वल खान ने चंद सानियों के बोझल सुकूत के बाद सवाल की सूरत में जवाब दिया। सवाल करने वाले का चेहरा दमक उठा। मुझे तुम दोनों का इंतजार था, इसीलिए तुम्हारी पुलिस इंक्वायरी कर रहा था। गुफ्तगू की हद तक अच्छे जमालियाती ज़ौक का मालिक महसूस हो रहा था। कलंदर आज इधर नहीं आएगा। हाईवे पर रेंजर्स गश्त कर रहे हैं। कलंदर के सामने आते ही पकड़ा जाएगा। वो उधर जंगल में तुम्हारा इंतजार करेगा। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए इसने फजा में अपना हाथ बुलंद करके होटल के पीछे इशारा किया था। फिर उससे कैसे मिला जा सकता है? अव्वल खान ने पहली बार इस शख्स को कोई अहमियत देने की जरूरत महसूस करते हुए पुरतशवीश लहजे में सवाल किया। वो मुझे बता गया था कि 7 बजे 2 आदमी आएंगे, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन हमें क्या पता कि तुम वाकई कलंदर के आदमी हो। मुज़ाकरात का बार अव्वल खान ने ही उठाया हुआ था। भरोसा नहीं करते तो ठंडे ठंडे टिंडे चले जाओ। कल अच्छी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। इसकी जुबान से नौकरी का जिक्र सुनकर अव्वल खान बुरी तरह चौंका था। किस नौकरी की बात कर रहे हो? वो आहिस्ता से हंस पड़ा। इतने अनजान न बनो। इधर के बच्चे को मालूम है कि बाहर से आने वाले आजकल जंगलों में कहाँ जाते हैं और किसके पास जाते हैं। वो बहुत कुछ जानता था और जिस अंदाज में बातें कर रहा था, इससे जाहिर हो रहा था कि शहरों में रहने वालों के लिए जो बातें राज थीं वो इन इलाकों में सब के इल्म में थीं। ये बात थी कि वो लोग अंदर की बातें गैर मुतल्लका लोगों से नहीं कर पाते हों
और कोई नाजुक मौजू आते ही अनजान बन जाते हैं, तो फिर हमें कलंदर के पास ले चलो। अव्वल खान इस पर एतमाद करने पर मजबूर हो गया। 10 रुपए लूंगा, इसने हरीसाना लहजे में कहा। वहाँ जाने के लिए मुझे मालिक से छुट्टी लेना होगी। अव्वल खान ने गुस्से से इसे घूरा और जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर इसकी हथेली पर रख दिया। ये क्या है? इसने हथेली बंद किए बगैर एहतजाजिया लहजे में सवाल किया। 10 रुपए जो तुमने मांगे थे, अव्वल खान ने बिनाए हुए लहजे में कहा। तुम 2 आदमी हो, 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए दो। इसने मजबूत लहजे में मुतालबा किया। गालबन इसने भांप लिया था कि अव्वल खान की जेब में कुछ रकम मौजूद थी। 1 आदमी हो या 50 आदमी, तुम्हारा इतना ही वक्त लगेगा, तुमको इसी कदर चलना होगा। फिर 20 रुपए किस बात के? अव्वल खान इसकी कलाबाजी को आसानी से कबूल करने के लिए आमादा नहीं था। ये हमारा हक है, तुम मुझे एक दफा 10 रुपए दोगे। अगर तुम्हारी लॉटरी निकल आई तो तुम उम्र भर इन जंगलों में हजारों लाखों रुपए कमाते रहोगे। रेंजर्स न आ गए होते तो कलंदर तुमको यहीं मिल जाता। ये मौका तो मुझे कभी कभी मिलता है। लाओ जल्दी से 10 रुपए और निकालो, वरना मैं कलंदर से कह दूंगा कि 7 बजे यहाँ कोई नहीं आया था। अव्वल खान मजीद बहस पर तुला हुआ था, लेकिन मैंने किस्सा खत्म करने के लिए अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर इसके हाथ पर रख दिया और इसने 20 रुपए जल्दी से अपनी जेब में डाल लिए। चाय के दाम अदा करके हम दोनों इसके हमरा होटल के पिछले इलाके में चल दिए। तवील मैदान से आगे छिद्रे दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था, जो अंदर जाकर यकीनन घने जंगल में तब्दील हो जाता होगा। तकरीबन 10 मिनट बाद हम इन दरख्तों के करीब पहुंचे तो इस शख्स ने वहीं रुक कर गौर से हर तरफ का जायजा लिया और फिर सिमत बदल कर एक तरफ चल पड़ा। इसे आवाज दे लो, वो जहाँ होगा तुम्हें बुला लेगा। अव्वल खान ने इसे मशवरा दिया। मेरा ख्याल है कि मैंने इसे देख लिया है, वो मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला। चंद मिनट बाद हमने अपने सफर की सिमत में जमीन में से धुएं के मरगोले बुलंद होते देखे तो मैं चौंक पड़ा। ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? मैंने अपने रहबर से पूछा था। ये कलंदर के सीने से निकल रहा है। इसका जवाब अजीब था, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। आगे जाकर हमने देखा कि वो दुरुस्त ही कह रहा था। वो एक खासा बड़ा और गहरा गड्ढा था। इस खुश्क गड्ढे में सब्ज लिबास वाला एक शख्स निहायत इत्मीनान से लेटा हुआ चर्च से भरे हुए सिगरेट के दम लगा रहा था। इसकी कमीगाह ऐसी थी कि वो सिगरेट ना पी रहा होता तो इसके ठिकाने का सुराग लगाना मुश्किल हो जाता। हमारी आहटों पर उसने अपनी बड़ी बड़ी नशे में डूबी हुई सुर्ख आंखें खोलकर हमें देखा। तेरे मेहमान आ गए साईं कलंदर, हमें लाने वाले ने कहा और फौरन ही वापस चल दिया। कलंदर एक उधेड़ उम्र और इस्तखवानी बदन वाला शख्स था। ढीले डाले सब्ज लिबास और मनकों की वजनी माला और कड़ों के साथ वो किसी और दुनिया की मखलूक नजर आ रहा था। उसने अपने पहलू में रखा हुआ मोटा सा सोंटा फजा में लहराते हुए पूछा, कहाँ से आए हो? साहिब की गड़ी से। अव्वल खान ने मुख्तसर सा जवाब देने पर ही इत्तफा किया, हक अल्लाह अल्लाहू। कलंदर ने गड़े में लेटे लेटे आंखें बंद करके जोर से दरवेशाना नारा लगाया। सिगरेट के छोटे से टोटे को अंगूठे और अंगुश्ते शहादत में दबाकर इसके सरे पर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से जोर लगाया। एक ही कश में इतना तंबाकू को अंगारा होकर राख हो गया कि इसकी उंगलियां जलने लगी। तो इसने वो टोटा वहीं गड़े में एक तरफ उछाल दिया और सूंटा लेकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। चर्च और तंबाकू का मिला जुला धुआं इसके फेफड़ों में गर्दिश कर रहा था, जिसे वो पूरी तरह निचोड़कर आहिस्ता आहिस्ता अपने नथनों से खारिज कर रहा था। वो जंगल में दाखिल हो गया। हम दोनों भी इसके पीछे चल दिए। हमारा ख्याल था कि तुमसे होटल पर ही मुलाकात होगी। जमूद तोड़ने के लिए मैंने पहली बार जुबान खोली। दिन रात वहीं पड़ा रहता हूँ, सारी खबरें मेरे ही जरिए इधर उधर होती हैं। इसने फखरिया लहजे में कहना शुरू किया। मगर सुरमई वर्दियों वाले अपने बाप से भी रियायत नहीं करते। एक बार मुझे ले गए थे तो 7 घंटे तक धूप में उल्टा लटका कर मारा था। अब तो मैं इनकी परछाई से भी बचता हूँ और फौरन अंदर आ जाता हूँ। वो कलंदरों को भी माफ नहीं करते। मैंने हैरत से सवाल किया। मैंने कहा ना कि वो अपने बाप को भी माफ नहीं करते। इसने अपनी इंगारों की तरह सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, किसी ने मेरी मुखबरी कर दी थी। बड़ा बुरा वक्त आ गया है। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, लोग पीरों फकीरों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास दूसरी तैयार सिगरेट होगी? ओह, तुम भी पीते हो? इसने मुसरत अमेज हैरत के साथ पूछा और अपने लिबादे की जेबें टटोल कर एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा दी। तुम भी दम लगाओ और मुझे भी दो। अव्वल खान ने मेरी पसलियों में कोहनी से ठहोका दिया, लेकिन मैं इसकी तरफ देखे बगैर कलंदर के दाहिने हाथ पर हो गया। कलंदर के बीच में आ जाने के बाद अव्वल खान मुझे रोकने टोकने से कासर हो गया था। चर्च बहुत उम्दा और खारस थी। वो क्वालिटी जेरे जमीन दुनिया के अहम
लोगों को ही जाती इस्तेमाल के लिए मुयसर आती थी, वरना हर तरफ मिलावट का दौर दौरा था। कहीं कम और कहीं ज्यादा मिलावट की जाती थी। मैंने चर्च की तारीफ करके कलंदर से बेतकल्लुफी पैदा करने का इरादा किया ही था कि अव्वल खान की दुखती हुई रग एक बार फिर फड़क उठी। हमें लाने वाला आदमी बहुत लालची और हरीस था। अव्वल खान ने बिला किसी तुमहीद के कहा, क्यों? कलंदर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर चुभते हुए लहजे में सवाल किया। इसने हमें तुम तक पहुँचाने के 10 रुपए फी कस लिए हैं। अव्वल खान का लहजा तल्ख हो गया। कोई बात नहीं। कलंदर इसकी पुश्त पर हाथ फेरता हुआ बुजुर्गाना लहजे में बोला, इन लोगों का भी हक बनता है। तुम बाहर से आने वाले लोग बेनिशान होते हो, डाकू बन जाते हो तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे कौन हैं। तुम्हारे लिए ये रोजी बहुत आसान साबित होती है, लेकिन ये बेचारे चाहते हुए भी हमारे साथी नहीं बन सकते। पहले तो पुलिस इनके घर वालों को तंग करती है, कोई बड़ी वारदात हो जाए तो इनके पूरे पूरे घराने उठा लिए जाते हैं। पुलिस के हत्थे लग जाएं। सुरमई वर्दियों वाले जब आते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि मुकामियों में कौन कौन डाकुओं से मिला हुआ है। ये बेचारे दरिया के किनारे प्यास से बैठे रहते हैं, किसी की छागल से 2-4 कतरे ले लेते हैं, तो ये इनका हक बनता है। तुम बैठक में कामयाब हो गए तो खुद ही इन मस्कीनों को रोजाना हजारों रुपए बांटते फिरोगे। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे 20 रुपयों से आज गरीब नबी बख्श के घर में चूल्हा रोशन हो जाएगा। इन लोगों में हक का फलसफा ज्यादा जोर पकड़ रहा था। इस शख्स ने हक जताकर 20 रुपए लिए थे। कलंदर भी इसी हक पर जोर दे रहा था। सारी गुफ्तगू में फराइज का कोई जिक्र नहीं था। जंगल तेजी से घना और दुश्वार गुजार होता जा रहा था, लेकिन कलंदर झाड़ियों, खारदार पौधों और झुकी हुई खतरनाक शाखों से बचता यूं बेतकान बड़ा चला जा रहा था जैसे वहाँ का एक एक दरख्त इसका जाना पहचाना हो। चरसनोशी के मामले में वो इस कदर नदीदा था कि दूसरी सिगरेट का बेशतर हिस्सा खुद ही सोंत गया था। नशा करके इसमें सुस्ती और काहली की बजाय फुर्ती पैदा हो रही थी। वो नशे के बाजुओं के इस कबीले से तल्लक रखता था जो नशे की हालत में काहिल होने की बजाय अपनी बसात से बढ़कर बड़े और ज्यादा काम करने लगते हैं। वो इस कदर चाको चौबंद था कि इसने रास्ते में कई हशरातुल अर्ज को फरार का मौका दिए बगैर अपने सोंटे दरबार से मौत के घाट उतार दिया था। अलबत्ता इस कलंदर का मजहबी अलम अल्लाह हू और हक अल्लाह से शुरू होकर फिल फोर वहीं खत्म हो जाता था, क्योंकि 40-45 मिनट की रफाकत में मैंने इसकी जुबान से कोई तीसरा आरफाना लफ्ज नहीं सुना था। गालियों के मामले में इनकी जुबान बहुत फराक और दराज थी। इसकी कोशिश होती थी कि वो सहल तरकीबें इस्तेमाल करे ताकि इसका मुखातब किसी अबहाम का शिकार हुए बगैर इन गालियों की रूह तक से वाकिफ हो जाए। तुम कलंदर हो तो शरीयत पर कहाँ तक अमल करते हो? रास्ते में मौका पाकर मैंने इससे पूछ लिया। इसने बिगड़े हुए तेवरों के साथ मुझे घूरा। शरीयत वरीयत मौलवी मुल्लाओं के काम है, मैं तो सीधा साधा कलंदर हूँ, दमादम मस्त कलंदर। शरीयत ना सही कोई तरीकत तो होगी तुम्हारी। किस पीर के? वो झगड़ालू आदमी नहीं था, इसलिए मैंने उसकी छोड़ने का फैसला कर लिया था। कुछ नहीं, वो अपना सोंटा फजा में लहरा कर बोला, पीर साईं मुल्ला ने हमें सब बखेड़ों से आजाद किया हुआ है। वो हमारी तरफ से अल्लाह साईं को राजी रखने में लगा होता है। कलमा तो पढ़ते ही होगे। मैंने इसका मूड देखते हुए, मुसलमानी पर शुबा करते हो? इसने आंखें निकाल कर कहा, अल्लाह हक अल्लाह, हम लोग सच्चे और पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। इसकी मजबूरी ना होती तो मैं भी किसी मस्जिद में मौलवी होता। ये पूरा कलमा नहीं है। मैंने दबे लफ्जों में एहतजाज करना चाहा मगर वो भड़क उठा। पेशकदमी मौकूफ करके वो वहीं बीच जंगल में मेरे सामने सच सच बताओ कि तुम नौकरी करने आए हो या तबलीग करने? इसका सोंटा खतरनाक अंदाज में उठा हुआ था। हम तबलीगी जमात के आदमी नहीं हैं। अव्वल खान ने मुझे मुलामत अमेज नजरों से घूरते हुए इसे मुतमिन करना चाहा। तुम मलंग आदमी हो, इसलिए ये तुमसे कुछ सीखना चाह रहा है। इसका उठा हुआ सोंटा नीचे गिर गया और वो बदली हुई मुतदल आवाज में बोला, सिखाने वाले और लोग होते हैं, मैं तो जरूरत कलंदर बना हुआ हूँ, बगैर किसी रोक टोक के हर जगह चला जाता हूँ। सुरमई वर्दियों वालों के अलावा कोई कुछ नहीं कहता। सीखना ही है तो पीर साईं मुल्ला सरकार के कदम चूमो। वो नूरानी चेहरे वाले असल बुजुर्ग हैं। जो कहता है वो होकर रहता है। वो तबलीग वालों से बहुत जलता है। उसने एक झटके के साथ फिर पेशकदमी शुरू कर दी थी। इस वक्त बात मेरे डब पर आ गई थी, इसलिए मैंने नरमी से सवाल किया, साईं सरकार से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? साईं सरकार का हुजरा दुश्मनों ने तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अपने मरीदों को जियारत कराते रहते हैं। तुम्हारा मुकद्दर अच्छा हुआ तो कभी इनसे भी मिल ही लोगे। ऐसे बुजुर्ग रोज रोज
नहीं मिला करते। पहले मैंने जो कुछ सुना था वो बाहर की बातें थी, अब कलंदर के साथी की हैसियत से जो कुछ बता रहा था वो महमूद की नकल पर मोहरे तस्दीक के मुतरादिफ था। मुल्ला सरकार एक तरफ सादा देहातियों का पीर बना हुआ था, दूसरी तरफ डाकुओं और दहशत गर्दों का गैर रस्मी सरगना भी था। अपने तकद्दस को बरकरार रखते हुए वो डाकुओं को क्या तालीम और तलकीन दिया करता था वो हनूज एक राज था। मेरा ख्याल था कि इन लोगों में बाकायदा शमूलियत के बाद बहुत सी बातें खुद ब खुद मुझ पर जाहिर हो सकती थी। घने जंगल में खासी दूर हम डाकुओं की पहली मंजिल पर पहुंचे तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी वो महम खेल नहीं थी। घने दरख्तों के दरमियान साफ की हुई इस मस्ता जगह पर एक बड़ी सी चूलदारी नस्ब थी, जिसके बाहर एक जीप भी खड़ी हुई थी। जमीन की हालत से जाहिर हो रहा था कि वो जगह एक तवील अरसे से आबाद और जेरे इस्तेमाल थी। चूलदारी के बाहर कैनवस की फोल्डिंग कुर्सियों पर खतरनाक चेहरों वाले 3 अफराद बराजमान थे। इनके शानों से खुदकार सब मशीन गन्ने लटक रही थी। इसी के साथ हर एक के कदमों में राइफल भी पड़ी हुई थी। अपने मजबूत जिस्मों और तवील कामत पर मौजूदा ढीले डाले लिबास की वजह से वो तीनों ही खूंखार अफरीद नजर आ रहे थे। 2 के सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां थी, तीसरे ने पगड़ी की कमी अपनी चढ़ी हुई मूंछों से पूरी की थी। वो अपने सरों और नीम व आंखों से हमें घूरते हुए अपनी मूंछ के सरों को बेरहमी से मरोड़े जा रहा था। क्यों बे कलंदर, इन्हें यहाँ लाने से पहले तूने इनकी तलाशी ले ली थी? पगड़ी वाले एक शख्स ने तहकीर अमेज लहजे में सवाल किया, जिससे जाहिर होता था कि इसके नजदीक कलंदर की हैसियत एक मामूली मुखबर से ज्यादा नहीं थी। भूल गया था कलंदर गुग्गियाया, अब तलाशी ले लेता हूँ। वो तेजी से हमारी तरफ लपका था। अब जरूरत नहीं, वही शख्स कड़क कर बोला, भाग जा यहाँ से, अब ये दोनों हमारे कैदी हैं, हम खुद इन्हें देख लेंगे। इसकी बात पूरी होने से पहले ही कलंदर घने दरख्तों में वापस भाग गया। पगड़ी वाले की जबान से अपने लिए कैदी का लफ्ज सुनकर हम दोनों ही बुरी तरह चौंके थे। मैंने मोहताज लहजे में कहा, हमारे पास थोड़ी सी नकदी रकम के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें कैदी न कहो, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। काम? इनमें से एक ने कहा और तीनों ने चिंगाड़ कर फलक शिगाफ कह के लगाना शुरू कर दिए। हम दोनों हौनकों की तरह इनका वहशियाना रद्द अमल खत्म होने का इंतजार करने लगे। काम कारखानों और दफ्तरों में होता है, कहकोह का जोर टूटने पर वही शख्स बोला, जंगल में कोई काम नहीं होता, यहाँ कत्ल होते हैं, अगवा होते हैं या फिर डाके पड़ते हैं। दफ्तरों और कारखानों के दरवाजे बंद होने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। हमारे लिए ये भी काम और रोजगार होगा, क्योंकि हमें अपने पेट पालने के लिए मुआवजा मिलेगा। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, कहाँ से आए हो? फरौनियत के साथ हम दोनों से सवाल किया गया। साहिब की गड़ी से। अव्वल खान मुझसे पहले मशीनी अंदाज में बोल पड़ा। तीनों तहफीमी अंदाज में अपने अपने सर हिलाने लगे। वो फोल्डिंग कुर्सियों पर दराज थे और हम इनके हजूर मुजरिमों की तरह सहमे हुए खड़े थे। कलंदर के बारे में तो मैंने समझ लिया था कि हमारे इंतखाब में इसका कोई दखल नहीं था, इसे हमें किसी मखसूस मुकाम तक पहुंचाना था। लेकिन इन तीनों के बारे में मैं तजब का शिकार हो गया था। हमारा इंतखाब इन्हीं को करना था या इन्हें भी कलंदर की तरह हमें कहीं और ले जाना था। मेरे लिए ये फैसला करना दुश्वार हो रहा था। इन तीनों के तेवर खतरनाक थे। इन्होंने कलंदर के साथ जो सलूक किया, इसकी रोशनी में वो खुद भी अहम अफराद मालूम होते थे और कुछ अजब नहीं था कि हमारे मुकद्दर का फैसला इन्हीं तीनों की खुशनौदी पर मुनहसर होता। जब तक तुम्हारा इंतखाब नहीं हो जाता तुम हमारे कैदी रहोगे। मूंछ वाले ने अपनी मूंछों को बियाक वक्त दोनों चुटकियों से ताव देते हुए कहा, मुंतखब हो गए तो हमें हर तरह की आजादी मिल जाएगी, रह गए तो तुम्हारी आंखों पर पट्टियां बांधकर तुम्हें जंगलात से बाहर किसी सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। तो क्या हम अभी तक तुम्हें मुतमिन कराने में कामयाब नहीं हो सके? मैंने मायूसाना लहजे में पूछा। हम बीच के आदमी हैं। मेरे सवाल ने इसे हकीकत उगलने पर मजबूर कर दिया। नए आदमियों का इंतखाब हमारा सरदार खुद करता है। तुम थोड़ी देर यहीं साये में सुस्ता लो, फिर हम तुम्हारी आंखों पर पट्टियां बांधकर तुम्हें अंदर ले जाएंगे। वहाँ सरदार तुम्हारा फैसला करेगा। हम लोग इसके हुक्म के गुलाम हैं। इसी असना में एक पगड़ी वाला अपनी कुर्सी छोड़कर कसलमंदाना अंदाज में हमारी तरफ आया और बहुत तफसील के साथ हम दोनों की जामा तलाशी लेकर वापस अपनी जगह पर चला गया। इन तीनों की हैसियत का तयन होने के बाद मेरा हौसला कदरे बढ़ गया और मैंने इनसे बातचीत शुरू करने के लिए मायूसाना अंदाज में कहा, बेरोजगारी भी एक अजाब होती है, जिसे शहरों के बाद जंगलों में भी रोजी न मिले, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। दिल छोटा न करो, मूंछों वाले ने कहा। हमारा सरदार नर बच्चा है और हीरे को पहचानता है। तुम में जरा सी भी सलाहियत
हैसियत हुई तो वो तुम्हें नौकर रख लेगा। वो जानता है कि बेरोजगारी और भूख मुसलमान को कुफर से बहुत करीब कर देती है। वो मेरे जाल में आकर बात आगे बढ़ाने में मुलव्वस हो गया था। पहले तो पादरी भारी रकमें देकर मुसलमानों को ईसाई बना लिया करते थे, लेकिन मौलवियों ने शोर मचाकर ये सिलसिला भी खत्म करा दिया। अब तो कुफर और मजहब बदलने से भी पेट नहीं भरता। मैं इनकी सामने एक मायूस और दिल शिकस्ता इंसान का बहरूप भरने की कामयाब कोशिश करता हुआ बोला और वहीं जमीन पर बैठ गया। इसने मुझे फहमाइश की मायूसी गुनाह है, ऐसी बातें न करो। जानते हो मजहब बदलने वाले मुसलमान की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। शुरू में लाखों गरीब मुसलमानों को मिशनरियों ने पैसे के जोर पर ईसाई बनाया। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इस इस्लामी मुल्क में किसी मुर्ताद को सजाए मौत दी गई हो। वो तलख अंदाज में हंस पड़ा। ये हुकूमतों का कसूर है। हम लोग अपनी खुशी से डाकू नहीं बने, हमारी मजबूरियों ने हमें इस रास्ते पर धकेला है। गुर्बत और अफलास की आखिरी सरहदों पर मुर्ताद होने की बजाय हम मुसलमान ही रहे, लेकिन डाकू बन गए। यहाँ मुर्तादों के लिए कोई सजा नहीं है, इनकी नस्लें फल फूल रही हैं, लेकिन हम मजलूम डाकुओं के लिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत है। पुलिस, फौज, अदालतें और अवाम सब ही हमारे खिलाफ हैं। वो इसलिए कि कुछ लोग इंतकामन डाकू बन जाते हैं। मैं इसे उकसाने पर तुला हुआ था। इंतकाम जुल्म की कोख से जन्म लेता है। वो एकदम जोश में आ गया। तुम खुद बताओ कि वडेरे के आदमी किसी गरीब बहारी के सामने इसकी बीवी या बहन को वडेरे की हवेली में उठा ले जाएं, जालिम के खौफ से गांव में कोई मजलूम का साथ न दे, पुलिस फरियाद लिखने से इनकार कर दे, मजिस्ट्रेट बयान सुनने पर आमादा न हो और फिर वडेरे के इशारे पर इसी मजलूम हारी और इसके घर वालों को थाने में बुलाकर बेआबरू किया जाए, उल्टा लटकाकर मारा जाए, इन्हें एजाएं दी जाएं, तो क्या होना चाहिए? शहरों में रहने वाले इन भयानक कहानियों से नवाकिफ हैं। दूर दराज के पसमानदा इलाकों में हर रोज ऐसी कहानियां जन्म लेती रहती हैं। जो बुज़दिल होते हैं वो दिल ही दिल में खून के आंसू बहाकर अपनी आबरू की लाश के सरहाने बाकी उम्र गुजार लेते हैं, और जिनके खून में जरा सी भी गैरत बाकी होती है वो असलहा उठाकर जंगलों में निकल आते हैं। अपने दुश्मन वडेरे से इंतकाम लेने के लिए वो दूसरे वडेरों के हाथ में घिसटने लगते हैं। हमारे मुल्क में ये वडेरे डाकू बनाने की सबसे बड़ी मशीन है। एक दफा डाकुओं को आम माफी देकर इन सब वडेरों को सूली पर टांग दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि बाकी बस्तियों और जंगलों में सदियों कोई नया डाकू पैदा नहीं हो सकेगा। यूं के ग्रोह बनाने वाले बड़े डाकू वही सुरमा होते हैं जो जुल्म के सामने झुकने की बजाय असलहा संभाल कर इसके मुकाबले पर आ जाते हैं। इनके हवारी सिर्फ इन्हीं के दम से जिंदा रहते हैं। बड़े डाकू पैदा नहीं होंगे तो छोटे मोटे डाकू खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसकी बातें दिलचस्प और फिक्र अंगेज थी। ये इसकी जाती राय थी कि वो अपनी पूरी बरादरी को मजलूम समझता था, लेकिन बड़े डाकुओं को पैदा होने के असबाब काबिले गौर थे। ये भी एक हकीकत थी कि अगवा, डकैती, कत्ल और तावान के सारे मामला चंद ही नाम बार बार सामने सुनने में आते थे, लेकिन इनमें से हर नाम के साथ डाकुओं का एक तफैली लश्कर वाबस्ता हुआ करता था। इस तफैली लश्कर में भी दूसरे दर्जे के वही लोग शामिल हो सकते थे जो माशरे में अपने हकूक के लिए लड़ने की बजाय दौलतमंद बनने की शॉर्टकट पर यकीन रखते हों या रोजगार के सताए हुए हों। इन दूसरे दर्जे के लोगों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो किसी सूरमा की पुश्त पनाही के बगैर कहीं से कील भी चुरा सके। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने उससे इत्तफाक करते हुए कहा। मैं और न शायद तुम अपना ग्रोह बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये तुम्हारे सरदार की मजबूत और नाकाबिले शिकस्त जात है जिसके गिर्द लोग जमा होते जा रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता आज वो न रहे तो सब बिखर जाएंगे या किसी दूसरे सरदार से जा मिलेंगे। ये बात कोई नहीं समझता। सब हजारों डाकुओं की बात करते हैं। इनमें से बहुत सौ के पास इतनी पूंजी जमा हो गई है कि आज इन्हें माफी मिल जाए तो वो कल अपने खानदान में लौटकर रोजी कमाने का कोई इज्जत धंधा शुरू कर सकते हैं। बदअहदी पर इन्हें बदतरीन सजाएं कबूल करने का पाबंद किया जा सकता है, लेकिन वडेरा शाही ये नहीं चाहती। वो सब अपनी जागीरों के फिरौन बने हुए हैं। इन्हें अपनी महफिलों की रौनकें अजीज हैं और वही हुकूमत है। ये लोग हमें कुचल कर निस्तो नाबूद करने पर तुल गए हैं, लेकिन हम भी जिंदा रहने की तड़प है। इनके मुकाबले के लिए हम तेजी से अपनी नफरी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज तुम यहाँ नजर आ रहे हो। खाली नफरी से हथियारों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए इसे छेड़ा। सब तैयारियां मुकम्मल हैं। असलहा किसी भी वक्त आने वाला है और वो ऐसा असलहा होगा जो हमारी तरफ बढ़ने वालों के दांत खट्टे कर देगा। जंगलों की हर शाख और पहाड़ों के हर पत्थर से इन पर इतना बारूद बरसा
फंसाया जाएगा कि वो चौकड़ी भूल जाएंगे। आने वाले भयानक दिनों का तस्वर करके इसका चेहरा सुर्ख और लहजा डरावना हो गया। आज हम इनसे रहम की भीख और माफी मांग रहे हैं, कल वो इन ही बातों के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। वक्त सदा किसी का साथ नहीं देता। आज दिन बड़े हैं तो कल रातें भी बड़ी होंगी। अच्छे मुस्तकबिल की इसी उम्मीद पर हम इन जंगलों, पहाड़ों और दलदलों में रह रहे हैं। पहाड़ों की चोटियों और दरख्तों पर चढ़कर हम अपने घरों की टमटमाती हुई रोशनियां देखते हैं। तस्वर में अपने प्यारों और अजीजों को चलते फिरते और खाते पीते देखते हैं, लेकिन हम अपने घरों का रुख नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सुरमई वर्दियों वाले हमारे मुंतजर होंगे। हमारे घर वाले हमारी सूरतों को तरस गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये दौर अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। इसकी बाज बातें वहशियाना और बाज इंतहाई रिक्कत अंगेज और जज्बाती थी। वो कहानी का सिर्फ एक रुख था और यकीनन 100% दुरुस्त नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो मामला सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का मुतकाजी नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कहानी में बहुत से दिलदोज इंसानी अलमिये भी शामिल हो गए थे, जिन्हें इसी अंदाज में सोचा और हल किया जाना चाहिए था। जिस घराने का एक फर्द भी डाकू बन चुका है, वो पूरा घराना जागीरदारों और वडेरों के मुजालम से महफूज हो चुका है। इस बार एक पगड़ी वाला बोला था, वडेरे जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने कोई ज्यादती की, जंगल की तरफ से एक गौल आएगा और इनकी फसलों और बागात को ताराज करके इन्हें या इनके चहेतों को उठा ले जाएगा। जिस खानदान में कोई डाकू नहीं है, वो पहले की तरह आज भी इन वडेरों के रहमो करम पर है। बड़ी तादाद में लोगों के डाकू बनने की एक वजह ये भी है, घर के एक जवान मर्द की कुर्बानी देकर हर खानदान इज्जत की जिंदगी गुजारने की आरजू करने लगा है। अपने गिरोह में शामिल आदमियों के घरानों के जानो माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत हर सरदार का सबसे पहला फर्ज होता है। अखबारात में डाकुओं की फैलाई हुई तबाही और बर्बादी की कहानियां हर रोज उछाली जाती हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा जाता कि इज्जतदार वडेरे रात के अंधेरों में अपनी रियाया को अपने कैसे कैसे करतूतों का निशाना बनाते हैं। इन लोगों से मेरी गुफ्तगू मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब और मालूमात अफजा साबित हुई थी। इन तीनों में से मैंने दीदा व दानिस्ता मुल्ला सरकार का कोई जिक्र नहीं छेड़ा था। डाकुओं में इस खबीस की मकबूलियत का हाल मैं कलंदर से पहले ही मालूम कर चुका था। मूंछों वाले ने जिस जदीद तरीन असलहे की आमद की उम्मीद जाहिर की थी, इसकी असल भी मुझे मालूम थी। वो वही असलहा हो सकता था जो मुल्ला सरकार वीरा के जरिए शी से खरीदना चाह रहा था। डाकू गालबन ब्लैक कैट टी के इशारे पर तेजी के साथ अपनी नफरी बढ़ा रहे थे और बेचैनी के साथ जदीद असलहे के मुंतजर थे। ऐसे हालात में असलहे की डील के लिए जिम्मी लाइट पर नामालूम बैरूनी कुव्वतों की तरफ से दबाव पड़ना और इसका मुस्तरब होना हर एतबार से काबिल फहम था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।